नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द विज़न। और जैसा कि आप सब जानते हैं, 21वीं सदी के पहले 2 दशक के अंदर ही विश्व आज एक अजीब सी स्थिति से गुजर रहा है। पूरा विश्व कोरोना नामक एक वायरस से त्रस्त है। चहुं ओर महामारी फैला हुआ है और जाहिर तौर पर इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है और आज सारा विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गया है। भारतीय केंद्र सरकार ने भी इस स्थिति से निपटने के लिए और देश को आर्थिक विपर्यय से निकालने के लिए 20 लाख करोड़ सहायता राशि की पैकेज की घोषणा की है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी के ऊपर विशेष जोर देकर देश को संबोधित किया था। अब थोड़ा सा इस स्वदेशी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किसी भी देश की आर्थिक जो ढांचा है, उस आर्थिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने में स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन एवं स्वदेश में ही उसकी खपत की क्या भूमिका होती है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ी सी इतिहास के पन्नों पर झांकना होगा। सबसे बड़ी बात, जैसे आप सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य, जिनकी अर्थनीति आज भी समान रूप से प्रासंगिक है, उनका मानना था कि किसी भी राज्य या राष्ट्र की शक्ति उसके कोषागार की शक्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है और वही निर्णायक मानी जाती है। अब अगर हम आधुनिक इकोनॉमिक थ्योरी यानी कि अर्थशास्त्र की जो सिद्धांत है उसके ऊपर नज़र डालें तो एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंस, जो इंगित करती है कि अल्प विकसित एवं गरीब राष्ट्रों की आर्थिक प्रवाह धनी राष्ट्रों की तरफ जाती है और इससे गरीब राष्ट्र या अल्प विकसित राष्ट्र जो हैं उनके आर्थिक ढांचा और कमज़ोर होता जाता है। अब हम आपके सामने ये प्रस्तुत करना चाहेंगे कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वदेशी के प्रति जो झुकाव, जो लगाव है, वो एक निर्णायक भूमिका अदा किया था। जो अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापारी बन के आए थे, उन्होंने करीब 200 साल तक इस देश पर राज किया। तो आखिर उन्होंने भारत के हर एक जो छोटे बड़े राजा थे उन्हें किस तरह से परास्त किया या अपने शासन के अंदर उनका विलय किया, इसको जानने के लिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि किस तरह से उन्होंने सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ के उसका विनाश कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण है, आप में से बहुतों को ये जानकारी होगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस समय भारत के हिस्सा हुआ करता था ब्रिटिश रूल के समय, तो बांग्लादेश के ढाका शहर का जो मलमल वो विश्व प्रसिद्ध था। और कहा यह जाता है कि एक 6 गज की साड़ी वो इतनी महीन होती थी कि उसे एक माचिस के डिब्बे में बंद किया जा सकता था। अब सोचिए क्या कलाकारी थी, क्या हुनर था, जबकि उस समय का टेक्नोलॉजी भी इतने डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन ये उन बुनकरों की कलाकारी थी। अब अंग्रेजों ने जब देखा कि ये बुनकर अगर इसी तरह अपने कलाकारी दिखाते रहे तो हम इस देश में कहीं नहीं टिक सकते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था को जब तक हम लोग मटियामेट नहीं कर दे तब तक इस देश के साम्राज्य में अपने पांव नहीं पसार सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले लगभग 250 बुनकरों की उन्होंने अंगूठा ही काट लिया था और इस तरह से भारतवर्ष से वो जो कला था मलमल बनाने का वो समाप्त हो गया। अब भारत के लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए उनके जो वस्त्र है वो खरीदने के लिए और पहनने के लिए बाध्य थे। धीरे धीरे भारत का वस्त्र उद्योग समाप्ति की ओर चला गया। अंग्रेज अपने पांव पसारने में सक्षम हो गए और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से एक शंखनाद हुआ कि स्वदेशी अपनाओ। अर्थात स्वदेशी अपनाने का मतलब ही है विदेशी सामानों का बहिष्कार। फिर भी 42 साल लगा उनके टोटल अर्थव्यवस्था से लेकर सारे जो उनकी व्यवस्था थी उनको ध्वस्त करने के लिए। और अंततः 15 अगस्त 1947 का दिन आया जिस दिन हमारे देश को गुलामी से मुक्ति मिली। अब बात करते हैं स्वदेशी वस्तुओं की। आज
पूरे विश्व में जो संधि हो चुकी है, कोई भी देश दूसरे देश में उद्योग लगा सकता है। लेकिन ये तो निर्भर करता है क्रेता के ऊपर कि हम किस कंपनी की बनाई हुई सामान खरीदें या किसकी ना खरीदें। अगर एक कंपनी की सामान बिकेगी ही नहीं तो उस कंपनी को बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। देखा जाए तो इस मामले में चाइना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हावी है, क्योंकि उसके सामान काफ़ी सस्ते होते हैं भारतीय कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले। हाँ, एक दिगर बात यह है कि चाइनीज सामान बेचने वाले भी जानते हैं और खरीदने वाले भी जानते हैं कि इन सामानों की कोई गारंटी नहीं। ये तो होगी सामानों की बात। तो अब भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए निश्चित रूप से हमें उन्हीं उत्पादों का प्रयोग करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, उपभोग करना पड़ेगा जो कि स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित हो। और साथ ही पेश है कोरोना से मुक्ति के कुछ स्वदेशी उपाय। हमारे आज के वैज्ञानिक जो बातें कह रहे हैं, हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, उन्होंने हजारों साल पहले ही बता दिया है कि किस तरह के भोजन लेने से मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन शायद आज भारतीय खाना के प्रति आज के जनरेशन को कोई रुचि ही नहीं है। वे जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको बढ़ावा देने में वैसे बच्चों के जिद के अलावा उनके पेरेंट्स के झूठी शान भी जिम्मेवार है। लोग बड़े शान से कहते हैं कि हमारे बच्चे रोटी नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, उन्हें सब्जी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें घी के गंध से उबकाई आती है। अरे हमारा बच्चा तो फास्ट फूड के अलावा कुछ खाता ही नहीं है। रिजल्ट क्या होता है? बच्चे तो बिगड़ते ही हैं, आदतें तो बिगड़ती हैं, साथ साथ उनके सेहत भी बिगड़ते हैं। आप देख सकते हैं आज हिंदुस्तान में 10 साल उम्र होते होते बच्चे ओबेसिटी यानी मोटापा का शिकार होने लगते हैं। और मोटापा खुद तो बीमारी है ही, साथ में और कई तरह की बीमारियों को निमंत्रण देता है। कल को एक इस टाइप का आदमी हमारे देश की सेना में अगर शामिल हो जाए, अब जब अच्छे फिट लोग नहीं मिलेंगे तो किन्हीं ना किन्हीं को तो लेना ही पड़ेगा। अंधा में काना राजा। लेकिन जो खुद फिट नहीं है, तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और देश की हिफाजत क्या करेंगे, सरहद की हिफाजत क्या करेंगे। तो मैं ऐसे माता पिताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि कम से कम अपने बच्चों की आदतें न बिगाड़ें और हो सके तो थोड़ा अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जो कि पूरी तरह से विज्ञान सम्मत है और इन्हें आपकी वो सारी जो भी वर्णित है, खान पान, विधि निषेध, सारा कुछ वैज्ञानिक तरीके से समझाया गया है। ये आपके लिए और आपके अगले प्रजन्म के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। तो खैर आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में शेयर करें, कमेंट भी करें। तो मेरे चैनल द विज़न को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।